तो वेलकम साथियों, सभी दोस्तों को राधे राधे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर ईडीएम कैसे आएगी और आपको उसके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। हर एक तरीके को हम लोग डिटेल में आज लोग डिस्कस करेंगे। एक तो हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स, आंसर्स हमें कैसे ढूंढने हैं, प्लस एग्जाम पैटर्न पे आप देखोगे तो ईडीएम्स कैसे आती हैं वो हमें चेक करना है। मैंने मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलो भाई, सभी भाई बंधु जो हैं, शुरू करने से पहले हमारी एक प्रथा है जो हम लोग हर बार नाम लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो भाई, अब करेंगे, अब मजा आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है ही मेड अ मेस ऑफ दैट बुक केस ही वॉज सपोज टू बी रिपेयरिंग। क्या बोल रहे हैं? मेड अ मेस। मेड अ मेस का मतलब क्या होता है? काम को बिगाड़ देना। ऑफ दैट बुक केस ही वॉज सपोज टू बी रिपेयरिंग। उस बुक केस का जिसको ऐसा माना जाता है उसे रिपेयर करना चाहिए था। अब हमारे पास में चार ऑप्शंस है। सबसे पहले तो मैस को समझ लो। मैस में खाना खाते हैं ना, तो खाना खा के कैसा लगता है? ऐसा लगता है यार मजा से नहीं आया ना, काम बिगड़ गया यार। तो वही भाई मेरे यहाँ पे सेंस क्या है, आप उसी को पकड़ लो कि यहाँ पे क्या है, ही मेड अ मैस का मतलब है काम सारा का सारा बिगाड़ दिया। अब हमारे पास में चार ऑप्शन है। ब्रोट अ डॉग्स ब्रेस्ट, ऐसा कोई इंग्लिश में एडियम नहीं है भाई, इसको निकाल ही दो। फिर हमारे पास में है कौन सा? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई, किसी ने साफ दिल से, ओपन हार्ट से आपको कोई बात बता दी। कई लोग होते हैं ना भले दिल के, वो सारी बात खोल के आपको बता देते हैं। तो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट वहां आता है। ये आएगा मेड अ पिग्स ईयर। मेड अ पिग्स ईयर का मतलब है मेरे भाई बंधु मेरे दोस्त, मेड अ मेस ऑफ। क्या बनेगा? मेड अ मैस ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? मेड अ मैस ऑफ का मतलब हुआ किसी ने काम पूरा का पूरा बिगाड़ दिया। इन चार ऑप्शंस में से मेड अ पिग्स ईयर को याद करना। मेड अ पिग्स ईयर, इसी के लिए आएगा मेड अ मैस। ठीक है, तो इस प्रकार से ही एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आएंगी। आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ साथ रीड करना है और पहले आपने आंसर देना है, बाद में अपन उसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि क्लास में याद भी तो करना है, तो मेड अ मेस। अब मेस से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि व्हेन आई टॉक अबाउट मेस, आई रिमेंबर माय डेज व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूट। तो वहाँ का जो खाना होता था ना, दाल वगैरह और ये चीज़ें जो होती थी बिल्कुल पानी की तरह होती थी। तो वो खाने का स्वाद क्या होता था, बिल्कुल खराब कर देते थे। तो मेड अ मैस का मतलब हो गया भाई काम खराब कर दिया, काम बिगाड़ दिया। जनरली भी आई हैव सीन दैट पीपल स्पीक, अगर आप थोड़ा ध्यान दो ना, तो मैंने भी ये ध्यान दिया कि लोग बोलते भी हैं व्हाट अ व्हाट अ मैस यू मेड। आपने कितना काम बिगाड़ दिया। व्हाट अ मैस यू मेड, आपने कितना काम बिगाड़ दिया। अब कई दिन पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बच्चे ने कई दिन पहले बोला कि सर, जैसे मैंने बोला कि वुड का यूज कैसे करना है, तो वुड का यूज मेरे भाई होता है कि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं। तो समबडी, आई डोंट रियली रिकॉल द नेम राइट नाउ, लेकिन उस बच्चे ने बड़ी प्यारी बात बोली कि सर मैंने ये तो मूवीज में सुना हुआ है ना। तो मैंने वहां बोला था कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो उस बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली कि उसने मूवीज में सुना हुआ है। तो वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी का मतलब है क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे। ऐसे ही मूवी से भी हम लोग बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। तो मेड अ मैस ऑफ आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। भाई घर पे मान लो कोई बिस्तर बिगाड़ देता है, बिस्तर बिगाड़ दिया। अब आज के बाद ये मत बोलना आप कि आपने बिस्तर बिगाड़ दिया। आपने आज के बाद यही बोलना है, ब्रो व्हाट अ मेस यू मेड, आपने क्या काम बिगाड़ा है। इस तरीके से। तो मेड अ मैस ऑफ का मतलब हो जाएगा काम बिगाड़ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और अगर ये याद करना है मेड अ पिग्स ईयर, तो ये कैसे याद करोगे? तो मेरे भाई आप ऐसे याद कर लो कि पिग्स के जो ईयर होते हैं ना, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े इस तरीके से होते हैं। तो बस काम वहां बिगड़ जाता है। मैं अब इससे ज्यादा तो क्या बताऊं आपको, ठीक है। चलो मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं। इसका आंसर पहले आपने बताना है मेरे दोस्त। कीप अ स्ट्रेट फेस।
कीप अ स्ट्रेट फेस, हमारे पास चार ऑप्शन है मेरे दोस्त। पहला है गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन। दूसरा है इसका मतलब बन गया गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन, किसी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना। बी है नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। आप हंसना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कई बार अपन हंस नहीं पाते, तो वो काम नहीं करना, मतलब अपने एक्सप्रेशन को अपने चेंज ही नहीं किया। इतना कंट्रोल मेरे भाई आपके अंदर आ गया कि आपने अपना फेस स्ट्रेट रख लिया। तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है। देखते हैं क्या आपके आंसर आते हैं। सी हमारे पास में है बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना। तो क्या मेरे भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना इसका आंसर हो सकता है क्या? और मेक मोर एन एफर्ट, ज्यादा एफर्ट डालना, ज्यादा प्रयास करना। तो मेरे दोस्त आपको ये बताना है कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस का मेरे भाई बंधु क्या मीनिंग हो सकता है? सोचो। पहले आप कमेंट करोगे मेरे दोस्त, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चीटिंग नहीं करनी है, सभी ने कमेंट करना है मेरे दोस्त। तो कीप अ स्ट्रेट फेस, कई बार क्या होता है कि मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, ऐसे कटिंग करवा लेंगे कल परसों, 2 दिन का टाइम दो मुझे ठीक है, बड़ा मैं खुद भी इरिटेट हो जाता हूँ। तो ये चीज क्या है कि मान लो ऐसे कई बार सिचुएशन होती है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द फैमिली इटसेल्फ समटाइम्स इट हैपेंस व्हेन आई एम सिटिंग विद द फैमिली मेंबर्स, और मैं उनके साथ बैठा हूँ बातचीत कर रहा हूँ, तो वहां ना कोई ऐसे उल्टी पुल्टी पटांग बात बोल देता है, और उस समय हंसी भी आती है। बट माई मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट, मदर मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मैं हंसूं तो मैं फंसा, और मैं चुप रहूं तब मेरे अंदर से तो हंसी आ ही रही है। इसका मतलब यह है कि मैं स्ट्रेट फेस रख रहा हूं, मैं मुंह सीधा बना के रख रहा हूं। नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। अपने एक्सप्रेशन को चेंज ना करना, हंसना नहीं। हालांकि मन क्या करता है हमारा, कई बार मन करता है कि भाई हंस लेते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेना। दैट इज वेयर इट मीन्स टू कीप अ स्ट्रेट फेस। when now when somebody tells you what does keep a straight face mean, you need to tell that it means not to change your expression or laugh even though you want to laugh। हालांकि आप हंसना चाहते हैं, फिर भी आपने को हंसना नहीं है मेरे दोस्त, ये कंट्रोल रखना है। तो वो हो गया कौन सा? कीप अ स्ट्रेट फेस। तो आंसर हो जाएगा बी। किसी को भाई कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। आ जाओ भाई थर्ड नंबर पे, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, मैंने पिछले सेशन में भी एक बताया था कि ईडियम्स का वो मीनिंग नहीं होता जो लिखा होता है। ईडियम्स का मीनिंग उससे दिया हुआ कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। या तो फनी होगा, या फिर लाइट होगा, या फिर सीरियस हो सकता है, बट दैट विल नॉट बी द सेम एज गिवन। जैसा दिया होगा वैसा नहीं होगा। यहां लिखा हुआ है फेस द म्यूजिक। अब ये थोड़ी कि दिलजीत दोसांझ के गाने बज रहे हैं, और वो एक ना कि ना तेरा जटदा है प्यार सोहणिए, ऐसा कुछ सॉन्ग है उसका। बड़ा प्यारा बंदा है यार, बहुत लवली आदमी है। तो फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? ये नहीं है कि आप गाने सुन रहे हैं और आप उसका सामना कर रहे हैं। फेस द म्यूजिक को इंग्लिश में बोलते हैं कि मुसीबत भरी परिस्थिति का मुकाबला करना। ठीक है, आ जाओ। चार ऑप्शन है, पढ़ो भाई, साथ में पढ़ो। टू वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, सफलता के लिए हर प्रयास करना। कुछ लोग कर लेते हैं ना ऐन बेन प्रयास करके भी सफल होना, तो वो काम अपन को नहीं करना भाई। बी है टू बी चीटेड बाय समवन यू ट्रस्ट, किसी के द्वारा चीट किए जाना जिस पे आपको विश्वास हो, ऐसा होता है। चलो भाई आगे देखते हैं। टू हैव दी प्रॉब्लम्स विद मनी, पैसे के साथ में दिक्कत होना, मतलब पैसे की दिक्कत होना। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन, एक ऐसी गलती जो आपने की है उसके लिए पनिशमेंट को, सजा को भुगतने को तैयार होना, स्वीकार कर लेना पनिशमेंट को। तो बिल्कुल सही बात है, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, चाहे कोई भी सजा मिल जाए, कुछ भी हो जाए। कई बार बोलते हैं ना कि आ, आपने कुछ एंडेवर लिया, एंडेवर मतलब आप कुछ करने के लिए, प्रयास करने के लिए गए, एंड यू डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए मैं इसका स्टेप लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये अटेम्प्ट करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना भाई, ये तो मैं करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो वहां बोलते हैं आई एम रेड, वो बोलता है भाई क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों कर रहे हो, जीवन सुखी में चल रहा है, कंफर्टेबल लाइफ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो देन वी से समटाइम्स दैट आई एम रेडी टू फेस द म्यूजिक। मैं जो है, जो भी करूंगा उसका जो भी एंड गोल रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा,
कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आई एम रेडी टू फेस दैट। तो वहां मेरे भाई बोलते हैं कि फेस द म्यूजिक क्या है, जो भी पनिशमेंट अपन को मिल रही है ना, उसको अपन कर लेंगे भाई, लेकिन मैंने ये पंगा लेना लेना है। मैं उसका जो म्यूजिक आएगा, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटकम आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, उसका फेस कर लूंगा। फेस मतलब सामना करना, फेस मतलब सामना करना या मुकाबला करना, इस तरीके से फेस द म्यूजिक आएगा। वो नहीं कि केड़ा तेरा जटदा है प्यार सोनिए, ऐसा नहीं होगा भाई मेरे। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट आ जाओ, और चौथे का आंसर अपन को बताना है अभी। क्वेश्चन है, राम कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन, राम दिल्ली वेकेशन नहीं जा पाया, सिंस ही वॉज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स ऑफ पे विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम, जो उसे समय पर नहीं मिले। देखो, एरियर्स क्या होता है, जब आपकी नौकरी लगेगी, मुझे पता है बहुत जल्दी लगेगी, तब आपको एरियर्स का मतलब पता चलेगा। एरियर्स क्या होते हैं, एरियर्स होते हैं सैलरी के बाद में कई बार एक अमाउंट बचती है, जो कई बार आपको रुकी हुई अमाउंट मिलती है, वो बोनस के रूप में हो सकती है, किसी और रूप में हो सकती है, तो उससे बोलते हैं एरियर्स। तो बोल रहे हैं भाई राम दिल्ली नहीं जा पाया छुट्टियों के अंदर, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वॉज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स, जो बचे हुए पैसे थे, जो बैंक उसकी सैलरी के आने वाले थे, उसके ऊपर बैंकिंग कर रहा था। तो हमें बताना है वॉज बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या होगा। एसएससी सीपीयू के अंदर आया हुआ है, 3/10/2023 को थर्ड शिफ्ट के अंदर आया था। अब देखो, बैंकिंग ऑन, जब मैं बोलता हूं आई एम बैंकिंग ऑन समथिंग, दैट मीन्स कि मैं उसके ऊपर निर्भर हूं, डिपेंडेंट हूं उसके ऊपर। तो चार ऑप्शन हमारे पास में है। ए होता है कॉलिंग ऑन, कॉलिंग ऑन मतलब होता है इनवाइट करना, तो नहीं होगा। स्लोपिंग ऑन, स्लोपिंग होता है फिसलना, तो नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन हिज बैंक, डिपेंडिंग ऑन हिज बैंक, देखो डिपेंडिंग तो आ गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, बैंक पे डिपेंड करना। वो बैंक पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है जो एरियर्स है। तो बैंक पर थोड़ी है, वो तो एरियर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या आएगा, रिलेइंग ऑन। ठीक है, रिलाइंग ऑन मतलब उसके ऊपर वो निर्भर है। तो ये हमारे पास में सी इसका सही आंसर होगा। बैंकिंग ऑन जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि डिपेंड, निर्भर करता है किसी के ऊपर, लेकिन वो फिर बैंकिंग वर्ड उसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलो भाई, पांचवे पर आ जाओ, पांचवे का मीनिंग बताने को तैयार रहो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू फिल इन द ब्लैंक। ये क्या बोल रहा है, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, भाव, भाव। जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जो इडियोमेटिक भाव हैं, उसके लिए ये पूछना चाह रहा है। और क्या बोल रहा है कि बताओ भाई फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए। तो हमारे पास में चार फिर ऑप्शन, वही वाली बात, चार ही ऑप्शन आएंगे भाई, पांचवा ऑप्शन नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, चार ही ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ। Our director took a meeting and asked us to express our views on dash of the new HR policy। क्या बोल रहा है, Our director took a meeting, हमारे डायरेक्टर ने एक मीटिंग ली, एंड आस्क्ड अस टू एक्सप्रेस, और आस्क मतलब हमें बोला एक्सप्रेस करने के लिए। देखो आस्क दो सेंस में काम करता है, एक तो पूछने के सेंस में, और एक बात बताने के सेंस में। तो हमें बोला कि एक्सप्रेस करो आर व्यूज, हमारे विचार, ऑन डैश ऑफ द न्यू एचआर पॉलिसी, जो नई एचआर पॉलिसी है। एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस की टीम होती है। जो आप जैसे नौकरी लग जाओगे, मैंने जैसे पहले बोला वैसे ही दोबारा बोल रहा हूं, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी भी एक एचआर टीम होगी, जिससे आप अपने, एचआर टीम होगी या एचआर डिपार्टमेंट होगा, जिससे आप कांटेक्ट करके अपनी सैलरी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपका ही ख्याल करते हैं मेरे भाई। तो बोल रहा है कि उसने बोला कि भाई जो हमारी एचआर पॉलिसी है, उसके ऊपर अपने व्यूज को क्या करो, रखो। अब एचआर पॉलिसीज के बारे में व्यूज रखने हैं, तो जब व्यूज रखोगे तो दोनों व्यूज रखोगे ना, किस बारे में, देखो, आ जाओ। द हुक, आपने पढ़ा होगा द हुक, और पढ़ा होगा आपने क्रुक, पढ़ा है, बाय हुक और क्रुक। इसका मीनिंग होता है जैसे मर्जी करके, ऐसा तो नहीं मीनिंग होगा भाई, ऐसा तो एक्सप्रेशन भी नहीं है। द बैंग वैगन, बैंग वैगन क्या होता है, बैंग वैगन बोलते हैं जंप ऑन दी बैंग वैगन, ये एक ईडियम है, इसमें जंप और ऑन और जोड़ लेना, जंप ऑन, जंप ऑन दी
बैंग वैगन, ये खुद में ही मेरे भाई एक ईडियम है, अपन को ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा मेरे भाई, इस ईडियम का मतलब होता है जंप ऑन दी बैंग वैगन। ईडियम का मतलब होता है मेरे भाई कि उन कार्यों में दोबारा लौटना जहां से आपको बेनिफिट हो। तो जीवन में दोबारा उन कार्यों में लौटना जहां से आपको लाभ मिल सके, इसमें जीवन में वापसी भी हो, तब भी इसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंग वैगन, ठीक है। फिर आता है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स क्या होता है, कभी हानि चल रही है, कभी लाभ चल रहा है, क्या उसके बारे में पूछ रहा है? नहीं। वो क्या पूछ रहा है, द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या होते हैं, फायदे क्या हैं, और कॉन्स क्या होते हैं भाई, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके। तो वो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है। द प्रोज एंड कॉन्स आएगा, our director took a meeting and asked us to express our views on pros and cons of the new HR policy। ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान अपन को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल। मैं बोलता हूं, आप मेरे पास कोई काम के लिए आए, आपने बोला कि सर मुझे ये चीज समझा दो। तो मैंने बोला कि अब मेरे हाथ में बोतल है, तो मैंने बोला माई हैंड्स आर फुल। तो यहाँ मेरे हैंड्स आर फुल का मतलब क्या है, कि मैं ऑलरेडी किसी काम में इन्वॉल्व हूँ, एनग्रोज हूँ, बिजी हूँ, अभी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। इस तरीके से अपन को समझना होगा। अब यहां देखो, राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल, मेरे हाथ अभी फुल है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बोतल है मेरे हाथ में, इसका मतलब हुआ कि मैं अभी किसी काम में बिजी हूं। तो आ जाओ, माई हैंड्स आर स्वोलन, क्या मेरे हाथ फूल गए हैं? नहीं तो। आई एम वेरी टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूं? नहीं तो। माई हैंड्स आर फिल्ड अप, मेरे हैंड्स हाथ भरे हुए हैं? नहीं तो। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो जहां पर ये आ जाए ना, माई हैंड्स आर फुल, ये कहीं पर आ जाए, तो ध्यान रखना, माई हैंड्स आर फुल का मतलब होता है आई एम वेरी बिजी, मैं काफी बिजी हूँ, मैं काफी एनग्रोज हूँ, काम के अंदर व्यस्त हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। अ, एक ये ध्यान रखना, टायर्ड वाला, टायर्ड के लिए एक वर्ड आता है एग्जॉस्टेड, है ना, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड वर्ड आता है हमारे पास में। लेकिन एक वर्ड आता है मेरे दोस्त, एग्जॉजिटिव। इसके और इसमें फर्क है भाई। एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ, वेयर एज एग्जॉजिटिव होता है कोई चीज आपको विस्तार में बताई जा रही है, उसे बोलते हैं एग्जॉजिटिव। लेकिन एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ। इस बात को अपन को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। बॉईल द ओशियन, ओशियन को बॉईल कर देना भाई। कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया जो ओशियन को ही बॉईल कर सकता है मेरे मालिक? ओशियन को कैसे बॉईल कर किया जाता है? तो बॉईल द ओशियन का मतलब तो यही हो गया ना भाई। ओशियन क्या होता है, पानी से भरा होता है। अब पानी का होता है ओशियन, तो उस ओशियन को बॉईल करना है, बॉईल करना पॉसिबल है क्या? समझो पहले इस बात, पढ़ो इस, बॉईल द ओशियन, ओशियन को बॉईल करना क्या पॉसिबल है? बॉईल करना नहीं मेरे भाई बंधु, बॉईल कर ही नहीं सकते, पानी को कैसे बॉईल करोगे? तो देखो, चार हमारे पास में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, समथिंग वेरी बिग, कोई बहुत बड़ा, ना बाबा ना। समथिंग विच गेट्स हॉट ग्रेजुअली, ऐसी कोई चीज जो धीरे धीरे गर्म होती है, ना बाबा ना, ये भी नहीं होगा। टू मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, ना भाई, यहां फंस सकते हो आप। आपको लग सकता है कि बॉयल द ओशन का मतलब हो सकता है टू मेक समवन वेरी एंग्री, बट मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त, ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, एक ऐसा कार्य करना जो इम्पॉसिबल है, वो होता है बॉयल द ओशन। अब मैं आपको बोलूं कि जाओ इस पानी की बोतल में आग लगा करके ले आओ, इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट इट। व्हेन आई टेल यू, व्हेन आई आस्क यू, जाओ इस पानी की बोतल में आग लगा के ले आओ, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो, इट इजंट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है बॉइल्ड द ओशियन का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग
इम्पॉसिबल, एक ऐसा कार्य करना जो इम्पॉसिबल है भाई। ओशियन को कैसे बॉईल कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, किसी व्यक्ति को बॉईल करना हो फिर पॉसिबल है। थोड़ी सी कोई बात बोल दो, व्यक्ति तो बॉईल होने को तैयार बैठे हैं। आप थोड़ी सी बात तो बोल के देखो, इंसान तो तैयार बैठा है बॉईल होने के लिए मेरे दोस्त। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त। इसका पहले आप बताओगे दोस्त, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। वी हैव सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर, स्ट्रॉन्ग क्या होता है? यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत नहीं है, यहाँ गंभीर। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब विरोधाभास वाला लेटर भेजा है। दैट शुड मेक देम सिट अप एंड टेक नोटिस, जो उनको बैठने पर मजबूर कर दे। एंड टेक नोटिस, और उसका नोटिस ले या उसको ध्यान में ले। अब चार ऑप्शन है आपके पास। टेक नोटिस का रिप्लेसमेंट करना है मेरे दोस्त। एसएससी सीपीओ 2023 में आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। चार हमारे पास में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या होता है? देखना पड़ेगा। अटेंड क्या होता है? किसी चीज में प्रस्थान करना, प्रस्थान बोलते हैं कि अटेंड, जाना कहीं पे। फॉलो, किसी का अनुसरण करना। कंसीडर, कंसीडर होता है किसी पे विचार करना। तो बताओ भाई कमेंट करके कौन सा सही होगा। कमेंट करो भाई फटाफट, कौन सा सही होने वाला है, क्या हो सकता है? ऑब्जर्व, पहला ऑप्शन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व हो सकता है क्या? ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ऑब्जर्व होता है किसी का निरीक्षण करना। क्या करना? किसी का निरीक्षण करना। ऑब्जर्व करना नहीं हो सकता। अटेंड होता है, अटेंड करना। अटेंड होता है अटेंड करना है। हिंदी में क्या होता है देखते हैं। फॉलो होता है अनुसरण करना, तो अनुसरण करना भी नहीं हो सकता। कंसीडर आएगा मेरे भाई, कंसीडर का मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो आपने भाई इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर भेजा है कि उनको बैठने पर मजबूर कर देगा, और टेक नोटिस यानी कंसीडर करने पर, विचार करने पर मजबूर कर देगा। तो आप ध्यान रखना भाई, टेक नोटिस का मतलब ये नहीं कि ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब तो निरीक्षण करेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर दोबारा पॉलिसी आएगी, फिर दोबारा पंगे होंगे ना, इतना ज्यादा जाना ही नहीं इतनी दूर। सॉरी, इतनी दूर जाना नहीं है। क्या बनेगा? कंसीडर बनेगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई। बर्न वंस ब्रिजेस, बर्न वंस ब्रिजेस, बर्न वंस ब्रिजेस, क्या बन सकता है भाई इसका मीनिंग? सोचो थोड़ा सा डिटेल में, पहले चार ऑप्शन पढ़ते हैं। इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, एक पहले की परिस्थिति में वापस आना, क्या ये बन सकता है? हैविंग एन ओवरनाइट सक्सेस, कई बार होता है ना एक रात में ही सफलता मिल जाती है, तो वो हो सकता है। वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना, क्या ये हो सकता है? अटैक ऑन वंस एनिमी, क्या ये हो सकता है? अपने शत्रु पर अटैक करना। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो सकता है? फोकस करना पड़ेगा। ये हमारे पास में है। देखो, आप ऐसे समझो कि आप सुबह निकले, आप सुबह गए, तो आप ये हैं, और आप, आपकी फोटो सही नहीं बनी है, दोबारा बनाते हैं। हाँ दोबारा बनाएंगे, अच्छी फोटो बनाएंगे। तो ये मान लो कि आप हैं, और आपने ये ब्रिज पर आप गए, सुबह गए, तो ये आप इस ब्रिज से गए थे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आप यहाँ पहुँच गए थे। अब शाम होते होते क्या हुआ? आपने ये वाला ब्रिज का कोना जो है, वो किसी कारण से ये आपने जला दिया। तो क्या अब आप यहाँ से यहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब होता है क्या कर देना? इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, अर्लियर स्टेट, एक पहले की स्थिति में पहुंचना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो बर्न वंस ब्रिजेस को आप बस यहाँ से थोड़ा सा आइडेंटिकल कर लो कि आपने वो ब्रिज का हिस्सा ही जला दिया, यानी कि आप पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच सकते। वो होता है बर्न वंस ब्रिजेस। ठीक है भाई, क्लैरिटी मिल जाएगी सभी को, कोई डाउट नहीं रहेगा। आ जाओ भाई आगे पढ़ते हैं। Select the most appropriate idiomatic expression to substitute for the underlined segment in the given sentence। क्या बोल रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वही idiomatic expression चूज करना है
टू सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट होता है उसके प्लेस पर, फॉर द अंडरलाइंड सेगमेंट, जो अंडरलाइन किया हुआ है उस सेगमेंट पे। तो आ जाओ। आई हैड टू वर्क लेट इन नाइट, मुझे लेट इन नाइट यानी रात में देर तक काम करना पड़ा, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। फॉर नियरली 3 months टू राइट माई फर्स्ट बुक, ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए मुझे करना पड़ा, मेरी पहली बुक लिखने के लिए मुझे देर रात तक काम करना पड़ा। वर्क लेट इन नाइट, क्या मीनिंग इसके हो सकते हैं? ए हमारे पास में है टू टेक अ बैक सीट, बी टू ब्लो अ फ्यूज, सी टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, और डी टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या हो सकता है कमेंट करो पहले आप लोग। देखो ए होता है टू टेक अ बैक सीट, टू टेक अ बैक सीट का मतलब होता है किसी कार्य से अपने हाथ पीछे खींच लेना, पीछे हट जाना। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वर्क लेट इन द नाइट। टू ब्लो अ फ्यूज का मतलब होता है कि आप इमोशनली हर्ट होके एंग्री हो गए, उसे बोलते हैं टू ब्लो अ फ्यूज, ये भी नहीं हो सकता। टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, यानी कि एक पूर्वाग्रह वाले विचार से किसी को देखना, यानी आपके मन में पहले किसी के प्रति भावना है, उस भावना से देखना, पक्षपात के रूप में देखना, ठीक है। और ये हमने उस दिन पढ़ा था, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात को उठ करके मेहनत करना, उसे बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। कनेक्ट कर लो, टू वर्क लेट टिल इन द नाइट। उस दिन पढ़ा था ना कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये नहीं कि देवदास मूवी की तरह लगे हुए हैं, सिलसिला ये चाहत कहा ना मैंने चलने दिया, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। टू बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब है भाई कि रात रात जग के मैंने मेहनत करी है, तब जाके मेरी मुझे सक्सेस मिली है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अपन को इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। आगे बढ़ते, यहाँ तक पहुंच गए होंगे। बहुत पहले तो बात बहुत मुश्किल से पहुंचे होगे, अगर पहुंच गए हो तो मेरे भाई ये काम जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एक बेल आइकन नाम की चीज होती है, उसको प्रेस कर लेना। एक और होता है बटन यूं करके, यूं करके एक बटन होता है, वो बटन होता है शेयर। उससे जब शेयर करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा ऐसे करके, और ना ऐसे ग्रीन से कलर का होगा, और उस पर लिखा होगा व्हाट्सएप। तो एक उस पर भी लगा देना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको काम कर लेने हैं, है ना। ठीक है भाई, अगले वाला पढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट, आगे वाला पढ़ते हैं। सीपीयू में आया हुआ है, यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, आपको उस बेड के अंदर सोना चाहिए जो आपने बनाया है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना, जो बेड आपने बनाया है उसमें सोना चाहिए। इसका मतलब है जो कार्य आप करोगे उसका जो भुगतान है आपको मतलब जो भी आपने किया उसका जो रिजल्ट आया उसको बियर करने के लिए आप तैयार रहें। चार ऑप्शन है। स्लीप ऑन द बेड यू मेड योर सेल्फ, जो आपने खुद ने बेड बनाया है उस पर सो जाओ, नहीं हो सकता। स्लीप इन योर ओन बेड, खुद के बेड में सो जाओ, ये भी नहीं हो सकता। बी कंटेंटेड ऑलवेज, हमेशा ही संतुष्ट रहना, ये भी नहीं होगा। फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ओन एक्ट्स, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? असुहावने नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस होता है नतीजा, अनप्लीजेंट क्या होता है? असुहावना, असुहावना मतलब कि जो भी बुरा नतीजा आएगा, सुहावना नतीजा जो भी आएगा, असुहावना नतीजा जो भी आएगा अपने एक्ट्स के लिए उसको फेस। देखो फेस वर्ड पहले भी बताया कि फेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है सामना करना, सामना करना, ठीक है मेरे भाई। तो फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ओन एक्ट्स आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। Select the most appropriate idiom that can substitute the underline segment in the given sentence, वही बात है जो नीचे अंडरलाइन है उसको ही अपने को बताना है। Do you believe that you have a possibility of getting that job?
पॉसिबिलिटी, हैव पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। क्या आप मानते हैं कि आपकी संभावना है कि आपको वो नौकरी मिल जाए? तो चार हमारे पास में ऑप्शन है। पहला है शूट द ब्रिज। शूट द ब्रिज का मतलब होता है कहीं पर जाकर बातचीत करना। बातचीत करना, इसको याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। शूट द ब्रिज क्या होता है? कहीं जाकर के बातचीत करना। स्नो जॉब, स्नो जॉब क्या होता है? किसी ने आपको लुभावना नौकरी का लालच दे दिया और आपको ले गया भाई, काम तो बहुत बोला बढ़िया होगा, फिर दिहाड़ी मजदूरी करवा रहा है, तो वो होता है स्नो जॉब। फिर होता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है? सीक्रेट खोल देना, कोई रहस्य है उसको उजागर कर देना, सीक्रेट खोल देना। और डी आता है स्टैंड अ चांस। तो क्या बनेगा? स्टैंड अ चांस, हैव अ पॉसिबिलिटी का यहाँ पर सेम मतलब निकलेगा कि क्या आप, डू यू स्टैंड अ चांस, इसका मतलब होता है इज देयर एनी पॉसिबिलिटी। स्टैंड अ चांस का मतलब है क्या आपका कोई चांस भी है क्या कि आप लग जाओगे? तो वो होता है डू यू हैव अ पॉसिबिलिटी। तो हैव अ पॉसिबिलिटी, स्टैंड अ चांस सेम हो जाएंगे मेरे भाई। अब यहाँ ये जो मीनिंग था शूट द ब्रिज, इस बात को नोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझो कैसे है। भाई कई बार क्या होता है ना, कई बार दो दोस्त बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ना अपन ऐसा करते हैं, अपन पहाड़ों पे चलते हैं बात करने। हैं? ऐसा होता है ना, कई बार बैठे होते हैं बोलते हैं यार वहां चलते हैं, उस पार्क में चलेंगे, उधर बैठ के बातें करेंगे। या दो फ्रेंड्स, दो सहेलियां मिलती हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, दे ऑल्सो से सच थिंग्स कि चलो यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। दैट मीन्स शूट द ब्रिज। इट मीन्स कि आप वहां जाकर अकेले में जाएंगे या शांत में कहीं भी जाएंगे, वहां जाकर आप बातचीत ही करने वाले हैं। तो ये होता है शूट द ब्रिज। और स्नो जॉब मैंने जैसे आपको बताया कि ध्यान रखना, ऐसी नौकरी जिसमें लुभावने वादे होते हैं उससे बोलते हैं मेरे भाई स्नो जॉब। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर में हमें मेरे भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मीनिंग होता है खुद को नियमित या संयमित रखना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुद को संयमित या नियमित रखना, उससे बोलते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। चार ऑप्शन है हमारे पास में। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली। टू रून वंस प्लान्स, किसी के प्लान्स को खराब कर देना। टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, कोई जटिल बात को अंडरस्टैंड करना, समझना। टू गेट द कॉन्वर्जेशन गोइंग, बातचीत को चलने देना। तो इन चारों में से क्या हो सकता है? देखो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज क्या होता है? खुद को व्यवस्थित करना। हमने उस दिन पढ़ा था कि जो एक घर है बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज है। वेल ऑर्गेनाइज मीन्स वेल अरेंज्ड, है ना, बड़े डिसिप्लिन्ड वे के अंदर। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब भी क्या हो गया? खुद को अच्छे तरीके से रखना। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, खुद को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखना, सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, ताकि आप कुछ प्रॉपरली कर पाए। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ भाई 14 क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं मेरे दोस्त। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन, फोकसिंग ऑन द अंडरलाइन सेगमेंट। द मॉडर्न era statistics data provides useful advantage to the players at competent level। क्या करती है? जो मॉडर्न एरा के स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, जो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, एडवांटेज प्रोवाइड करती है, एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है जिससे लोगों को बेनिफिट होता है। टू द प्लेयर्स एट कॉम्पिटेंट लेवल है, प्रतिस्पर्धा स्तर पे भी क्या होता है, लोगों को फायदा होता है। उसके लिए हमारे पास में चार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज का हमें पता होना चाहिए। प्ले इट बाय ईयर क्या होता है? प्ले इट बाय ईयर होता है कि आपने कोई बात सुनी, किसी ने आपको बोला और आपने फिर उसको प्रेजेंट कर दिया, मतलब इतने स्पॉन्टेनियस हैं आप, उसे बोलते हैं प्ले इट बाय ईयर। सुना और वो आपने परफॉर्म कर दिया। पुट समथिंग ऑन आइस, कुछ चीज बर्फ पे रखना, यानी मतलब ढीले बस्ते में डालना, डिले करना किसी चीज को। कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है
कोई चीज महंगी होती है उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। और फिर ग्रिस्ट टू द मील, ये बनेगा भाई मेरे, ग्रिस्ट टू द मिल ये बनेगा। इसका मतलब होता है, इसको समझो ना, तो अनाज का कोई दाना है ना, अनाज के दाने को भी काम में लिया जा सकता है, उससे भी लाभ लिया जा सकता है जब वो मिल के अंदर होता है, चक्की के पास में होता है। तो ग्रिस्ट टू द मिल का मतलब क्या होता है, चक्की के पास जो अनाज का दाना होता है उससे भी अपन लाभ ले सकते हैं, वही बनेगा प्रोवाइड यूजफुल एडवांटेज। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग बोला ना, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मीन समथिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने बोला कि एक नया कोई फोन लेके आया, या somebody purchased an iPhone, so he would say that this iPhone costed me an arm and a leg, that means it was really really expensive, बहुत महंगा था। cost me an arm and a leg, तो an arm and a leg means, cost an arm and a leg means very very expensive, ठीक है। आ जाओ भाई, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। दिए गए सेंटेंस के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है हमें इस सेगमेंट के अंदर, हमें वही बात है भाई, अंडरलाइन वर्ड कोई पता लगाना है, उसी का करना है, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। एट सम पॉइंट इन पास्ट देयर वर रोज ऑफ टेम्परेरी शॉप्स दैट यूज्ड टू डिस्प्ले वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स। बोल रहा है पास्ट में ना एक दुकानें होती थी जहां पे कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने वाले बर्तनों की शॉप हुआ करती थी, उसकी रोज लगी होती थी, कतारें होती थी टेम्परेरी शॉप्स की। तो एट सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में कहीं ना कहीं, हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो हमारे पास में एट सम पॉइंट इन द पास्ट का मतलब बताना है। देखो वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है, तो एक बार की बात तो है नहीं, शॉप्स लगी होती थी। बिफोर नाउ, आज से पहले नहीं आएगा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पास्ट फ्यू ईयर्स नहीं, बहुत पहले की बात है भाई। एड्स आपको पता हो तो ये बात बहुत पहले की, जब टेम्परेरी शॉप्स लगा करती थी जहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। तो लॉन्ग अगो हमारे लिए यहाँ पे सही रहेगा। आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे मेरे भाई। सभी दोस्तों को राधे राधे। अभी क्लासेस का और भी टाइम है, तो अभी निकलना पड़ेगा फुर्ती में। सभी दोस्तों को राधे राधे, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि 15 में से आपका स्कोर कितना आया है। दैट आई विल बी वेटिंग फॉर, आई वांट टू नो योर स्कोर्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।